हेलो स्टूडेंट। जैसे कि आप जानते हैं हम क्लास 11 की एनसीईआरटी कर रहे हैं और उसका चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ रहे थे। आज हम शुरू करेंगे कृषि से। आपने पहले अध्याय में पढ़ा कि औपनिवेशिक शासनकाल में कृषि क्षेत्र में ना तो समृद्धि हुई और ना ही समता रह पाई। स्वतंत्र भारत के नीति निर्माताओं को इन मुद्दों पर विचार करना पड़ा तथा उनके भू सुधारों तथा उच्च पैदावार वाली किस्म के बीजों के प्रयोग द्वारा भारतीय कृषि में एक क्रांति का संचार हुआ। सबसे पहले भू सुधार क्या किया गया था कि भूमि को लेकर जो जमींदारी प्रथा थी, रैयतवाड़ी प्रथा थी, महलवाड़ी प्रथा थी, उनको समाप्त करने की कोशिश की गई। जिन किसानों के पास ज़मीनें नहीं थी उनको ज़मीनें दे दी गई, उनको मालिकाना हक दिया गया उन ज़मीनों पर। फिर जिनकी ज़मीनें इधर उधर थी, मतलब अलग अलग दिशाओं में, कंपोजिट फॉर्म में एक हिस्सा दे दिया गया। और लास्ट क्या किया कि उसकी जो भी उनकी ज़मीन थी उसकी सीलिंग कर दी गई, मतलब उनकी ताराबंदी कर दी गई, जिससे ये पता रहे कि ये ज़मीन इसकी है। तो सबको अलग अलग तरीके से किसानों को बांट दिया जिससे उनका मालिकाना हक रहे और किसानों की स्थिति में कुछ सुधार आए। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश की भूधारण पद्धति में जमींदार, जागीरदार आदि का वर्चस्व था। ये खेतों में कोई सुधार किए बिना मात्र लगान की वसूली किया करते थे। भारत कृषि क्षेत्र की निगम उत्पादकता के कारण भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका से अनाज का आयात करना पड़ता था। उस समय हमारे पास अनाज की कमी थी तो हम यूएसए से करते थे। लेकिन जब हमारे यहाँ पे हरित क्रांति आई, तब हरित क्रांति के बाद से हम इतने सक्षम हो गए कि आज हम आत्मनिर्भर हैं। खाद्यान्नों में हमें आयात करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम और देशों में निर्यात कर सकते हैं। कृषि में समानता लाने के लिए भू सुधारों की आवश्यकता हुई, जिसका मुख्य ध्येय जोतों के स्वामित्व में परिवर्तन करना था। स्वतंत्रता के एक वर्ष बाद ही देश में बिचौलियों के उन्मूलन तथा वास्तविक कृषकों को ही भूमि का स्वामी बनाने जैसे कदम उठाए गए। मतलब बिचौलियों को समाप्त कर दिया गया। बिचौलिए वो होते हैं जो जमींदारी और जो किसान और जो सरकार है उनके बीच में पैसा खाते हैं और किसानों तक उनका जो सरकार की योजना होती है उनका लाभ पहुंचने नहीं देते थे। तो उन बिचौलियों को समाप्त करा गया। इसका उद्देश्य ये था कि भूमि का स्वामित्व किसानों को निवेश करने की प्रेरणा देगा, बशर्ते उन्हें पर्याप्त पूंजी उपलब्ध कराई जाए। दरअसल समानता को बढ़ाने के लिए भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारण एक दूसरी नीति थी। इसका अर्थ है किसी व्यक्ति की कृषि भूमि को स्वामित्व की अधिकतम सीमा का निर्धारण करना। इस नीति का उद्देश्य कुछ लोगों में भू स्वामित्व के संकीर्ण को कम करना, मतलब जिनके पास ज़्यादा ज़मीनें उनको लेकर किसानों को बांट देना, सबको बराबर ज़मीनें मिलना, जिससे कि कोई भी असमानता नहीं रहे। बिचौलियों के उन्मूलन का नतीजा ये था कि लगभग 200 लाख काश्तकारों का सरकार से सीधे संपर्क हो गया। अब जैसे ही बिचौलियों को समाप्त कर दिया गया तो जो किसान थे उनका डायरेक्ट संबंध सरकार से हो गया और सरकार की जो भी योजनाएं थी उसका लाभ उनको डायरेक्टली अब मिलने लग गया तथा ये जमींदारों के द्वारा किए जा रहे शोषण से मुक्त हो गए और जमींदार जो उन पर कर लगाते थे उससे भी उनको मुक्ति मिल गई। भू स्वामित्व के उन्हें उत्पादन में वृद्धि के लिए प्रोत्साहन मिला, इससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। किंतु बिचौलियों का उन्मूलन का समानता के लक्ष्य की पूर्ण प्राप्ति नहीं हो पाई। कानून की कमियों का लाभ उठाकर कुछ भूतपूर्व जमींदारों ने कुछ क्षेत्रों में बहुत बड़े बड़े भूखंडों को अपना स्वामित्व बनाए रखा। मतलब जब भी ये करा गया उस समय जो भी कानून लाया गया उसमें जो लॉयर्स थे उन्होंने अलग तरीके से अपना लगाया और उन्होंने जमींदारों के फेवर में कार्य किया और भू स्वामित्व जो बड़े बड़े भूखंड थे उनको अपने नाम कर लिया और किसानों को वो नहीं जा पाए। या कुछ ने तो ऐसा किया कि अपने रिश्तेदारों के नाम पे वो ज़मीनें कर दी और अपने नाम से हटा दी गई। कुछ मामलों में काश्तकारों को बेदखल कर दिया गया और भू स्वामित्व ने अपने किसान भूस्वामी वास्तविक कृषक होने का दावा किया। कृषकों को भूमि का स्वामित्व मिलने के बाद भी निर्धनतम कृषि श्रमिक जैसे बटाईदार तथा भूमिहीन श्रमिक को भूमि सुधारों में कोई लाभ नहीं मिला। मतलब जिनके पास भूमि नहीं थी उनको कोई लाभ नहीं मिला। अधिकतम भूमि सीमा निर्धारण कानून में भी बाधाएं आई। बड़े जमींदारों ने इस कानून का न्यायालयों में चुनौती दी, जिसके कारण इस लागू करने में देर हो गई। इस अवधि में वे अपनी भूमि निकट संबंधियों आदि के नाम कराकर कानून से बच गए। कानून में भी अनेक कमियां थी, जिनके द्वारा बड़े जमींदारों ने भूमि पर अधिकार बनाए रखने के लिए लाभ उठाया। केरल और पश्चिम बंगाल की सरकारें वास्तविक किसान को भूमि देने की नीति में प्रतिबंध थी। इसी कारण इस प्रांतों में भू सुधार कार्यक्रम को विशेष सफलता मिली, क्योंकि सरकार खुद कोशिश कर रही थी कि किसानों को लाभ मिले, लेकिन बाकी सभी राज्यों में ऐसा नहीं हुआ। दुर्भाग्यवश अन्य प्रांतों
कि सरकारों ने इस स्तर को प्रतिबद्धता नहीं थी। अतएव आज तक जोतों में भारी असमानता बनी हुई है। हरित क्रांति। स्वतंत्रता के समय देश में 75% जनसंख्या कृषि पर आश्रित थी। तो सबसे पहले कृषि का सुधार करना बहुत ज़रूरी था, इसलिए हमने हरित क्रांति की शुरुआत की। हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन को माना जाता है और पूरे विश्व में नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। हरित क्रांति 2 फसलों से शुरुआत हुई थी, गेहूं और चावल। और यही 2 फसलें क्यों ली गई? क्योंकि चावल है वो दक्षिण में सबसे ज़्यादा उत्पादन खाया जाता है और जो गेहूं है वो उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा खाया जाता है। तो दोनों का पैदावार ज़्यादा है, दोनों का उपभोग ज़्यादा है, इसलिए पहले इन दोनों को शामिल किया गया। फिर धीरे धीरे सभी जो बची हुई फसलें थी उनको भी इसका हिस्सा बनाया गया और दालों को भी लिया गया, लेकिन वो बहुत बाद में लिया गया था। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि इस हरित क्रांति के क्या लाभ रहे और क्या हानियाँ हुई। क्योंकि पुरानी प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता था और अधिसंख्यक किसानों के पास अधिक संरचना का भी नितांत अभाव था। भारत की कृषि मानसून पर निर्भर थी। यदि मानसून स्तर कम होता था तो किसानों की कठिनाई होती थी, क्योंकि उन्हें सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध न होती। ये सुविधा कुछ ही किसानों के पास थी। औपनिवेशिक काल का कृषि प्रतिरोध हरित क्रांति में स्थायी रूप से समाप्त हो गया। इसका तात्पर्य उच्च पैदावार वाली किस्मों के बीजों के प्रयोग से है। विशेषकर गेहूं और चावल उत्पादन में वृद्धि हुई। मतलब HYV का बीजों का उपयोग किया गया, जिससे गेहूं और चावल में सबसे ज़्यादा वृद्धि की गई। इन बीजों के प्रयोग के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों, कीटनाशकों तथा निश्चित जल पूर्ति की आवश्यकता थी। इन आगतों का सही अनुपात में प्रयोग होना भी महत्वपूर्ण था। बीजों की अधिक पैदावार वाली किस्मों से लाभ उठाने वाले किसानों की सिंचाई की विश्वसनीयता और सुविधाओं, उर्वरकों तथा कीटनाशकों आदि की खरीदारी के लिए वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता थी। अतः हरित क्रांति के पहले चरण में लगभग 1960 के दशक के मध्य में 1970 के दशक के मध्य तक HYV बीजों का प्रयोग पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जैसे अधिक समृद्ध राज्यों तक ही सीमित रहा। इसके अतिरिक्त HYV बीजों का लाभ केवल गेहूं पैदा करने वाले क्षेत्रों को ही मिला था। हरित क्रांति के द्वितीय चरण 1970 के दशक के मध्य 1980 के दशक के मध्य तक HYV बीजों की प्रौद्योगिकी को विस्तार किया, कई राज्यों तक पहुंचा और कई फसलों को लाभ हुआ। इस प्रकार हरित क्रांति प्रौद्योगिकी के विस्तार से भारत को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त हुई। अब हम अपने राष्ट्र को खाद्य संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अमेरिका या किसी अन्य राज्य की कृपा पर निर्भर रहना जरूरी नहीं है। यदि किसान बाजार में बेचने की जगह उस उत्पाद का अधिकांश भाग स्वयं ही उपभोग कर लेते हैं तो अधिक उत्पादन से अर्थव्यवस्था पर कुल मिलाकर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी ओर यदि किसान पर्याप्त मात्रा में अपनी उत्पादन बाजार में बेच सकें तो अधिक उत्पादन का निश्चित ही अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ सकता है। किसानों द्वारा उत्पादन का बाजार में बेचा गया अंश ही विपणनीय अधिशेष कहते हैं। इसमें हमने पढ़ा कि लाभ हुए। लाभ क्या क्या हुए कि अच्छे बीज मिले, अच्छे उर्वरक मिले, अच्छे कीटनाशक मिले, जिससे कि जो उत्पादकता थी उसमें उत्पादकता बढ़ी, ज़मीन के उत्पादन में वृद्धि हुई। लेकिन ये वृद्धि जो हुई वो उन किसानों तक ही रही जो बड़े राज्यों में थे, जो समृद्ध राज्य थे, जहाँ पर कृषि की पैदावार सबसे अधिक होती थी। तो वो अमीर थे, उनके पास पैसे थे, उन किसानों के पास, तो वो ज़्यादा अच्छे से इन सामान को खरीद सके। लेकिन जिन किसानों के पास पैसे नहीं थे वो महंगे कीटनाशक उर्वरक और बीज खरीद नहीं पाए, जिस कारण से उनको इस हरित क्रांति का लाभ नहीं मिल पाया। फिर इन्होंने बताया कि हरित क्रांति का लाभ तभी हो सकता है जब किसान जो भी पैदावार करे उसको बाजार में बेचे। जब तक वो बाजार में नहीं बेचेगा तब तक उसको उसका पैदावार का जो मूल्य है उसको नहीं मिल पाएगा। हरित क्रांति काल में ही किसान अपने गेहूं और चावल के अतिरिक्त उत्पादन का अच्छा खासा भाग बाजार में बेच रहे थे। इसके फलस्वरूप खाद्यान्नों की कीमतों में उपभोग की अन्य वस्तुओं की अपेक्षा कमी हुई। अपने कुल आय के बहुत बड़े प्रतिशत का भोजन पर खर्च करने वाले निम्न आय वर्गों की कीमतों को सापेक्ष कमी में बहुत लाभ हुआ। हरित क्रांति के कारण सरकार पर्याप्त खाद्यान्न प्राप्त कर सुरक्षित स्टॉक बना सकी, जिससे खाद्यान्नों की कमी के समय प्रयोग किया जा सकता है। मतलब आज हमारी इतनी कृपा है कि हमको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। यद्यपि हरित क्रांति से देश बहुत लाभान्वित हुआ, पर ये प्रौद्योगिकी पूरी तरह निरापाद नहीं है।
एक जोखिम ये भी था कि इसमें छोटे और बड़े किसानों के बीच असमानताएं बढ़ने की संभावनाएं थी, क्योंकि केवल बड़े किसान अपेक्षित आगतों को खरीदने में सक्षम थे, जिससे उन्हें हरित क्रांति का अधिकांश लाभ प्राप्त हो जाता था। इसके अतिरिक्त इस फसल में कीटनाशकों के आक्रमण की भी संभावनाएं अधिक थी। ऐसी दशा में इस प्रौद्योगिकी अपनाने वाले छोटे किसानों को फसल का सब कुछ नष्ट हो जाता था। सौभाग्यवश सरकार द्वारा किए गए कुछ उपायों के कारण ये आशंकाएं सत्य साबित नहीं हुई। सरकार के ने ब्याज पर छोटे किसानों को ऋण दिए गए, उद्योगों पर आर्थिक सहायता दी गई, ताकि छोटे किसान को ये लाभ आवश्यक आगत उपलब्ध हो सकें। छोटे किसानों को इन आगतों को प्राप्त में छोटे खेतों की उपज और उत्पादकता में समय के साथ बड़े खेतों की पैदावार के बराबर हो गई। इस प्रकार हरित क्रांति के छोटे बड़े सभी किसानों को लाभ मिला। सरकार द्वारा स्थापित अनुसंधान संस्थानों को सेवाओं के कारण छोटे किसानों को जोखिम की कम हो गए, जो कीटनाशकों के आक्रमणों से उनकी फसल की बर्बादी का कारण थे। यदि सरकार ने इस प्रौद्योगिकी का लाभ छोटे किसानों को उपलब्ध कराने के लिए व्यापक प्रयास नहीं किए होते, तो इस क्रांति का लाभ केवल धनी व्यक्ति किसानों को होता। लेकिन जो NGO वगैरह है, उन्होंने भी कोशिश करी कि छोटे किसानों को इसका लाभ मिल सके। सहायकी पर बहस। आजकल कृषि क्षेत्र को दी जा रही आर्थिक सहायकी का आर्थिक औचित्य एक गर्मागर्म बहस का मुद्दा बन गया है। इस बात में भी सभी सहमत है कि किसानों द्वारा सामान्यतः छोटे किसानों द्वारा विशेष रूप से नई HYV प्रौद्योगिकी अपनाने के प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु सहायकी की जाने वाली आवश्यकता थी। किसान प्राय किसानों में नई प्रौद्योगिकी की जोखिमपूर्ण समझते थे, अतः किसान द्वारा नई प्रौद्योगिकी परख के लिए सहायकी की आवश्यकता थी। कुछ शास्त्रों का मत है कि एक बार प्रौद्योगिकी का लाभ मिल जाने तथा उसके व्यापक प्रचलन के बाद सहायकी धीरे धीरे समाप्त कर देनी चाहिए, क्योंकि उनके उद्देश्य पूरा हो चुका है। ये नहीं, यद्यपि सहायकी का ध्येय तो किसानों को लाभ पहुंचाना है, किंतु उर्वरक सहायकी का लाभ बड़ी मात्रा को प्राय उर्वरक उद्योग तथा अधिक समृद्ध क्षेत्रों के किसानों को ही पहुंचाना है। अतः ये तर्क दिया जाता है कि उर्वरकों का सहायकी जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है। इससे लक्षित समूह को लाभ नहीं होता और सरकारी कोष पर अनावश्यक बोझ पड़ता है। दूसरी ओर कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार को कृषि सहायकी जारी रखनी चाहिए, क्योंकि भारत की कृषि का बहुत ही जोखिम भरा व्यवसाय है। अधिकांश किसान बहुत गरीब हैं और सहायकी को समाप्त करने में वे अपेक्षित आगतों पर प्रयोग नहीं कर पाएंगे। सहायकी समाप्त करने की में गरीब और अमीर किसानों के बीच असमानता और बढ़ेगी तथा समानता के लक्ष्य का उल्लंघन होगा। इन विशेषज्ञों का तर्क है, यदि सहायकी से बड़े किसान तथा उर्वरक उद्योग को अधिक लाभ होता है, तो उस नीति को सहायकी समाप्त करना नहीं, बल्कि ऐसे कदम उठाना है जिनके केवल निर्धन किसानों को ही इनका लाभ मिल सके। 1960 के दशक के अंत तक देश के कृषि उत्पादन की वृद्धि में भारत खाद्यान्नों के आत्मनिर्भर हो गया। ये निश्चित ही गौरवपूर्ण उपलब्धि रही। इसके बावजूद नकारात्मक पहलू ये रही कि 1990 तक भी देश की 65% जनसंख्या कृषि में लगी थी। अर्थशास्त्री ये निष्कर्ष पहुंचते हैं कि जैसे जैसे देश संपन्न होता जा रहा है, सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान में और उस पर निर्भर जनसंख्या में प्राप्त कमी आती जा रही है। भारत में 1950-90 की अवधि में यद्यपि GDP में कृषि के योगदान के लिए भारी कमी आई है, पर कृषि पर निर्भर जनसंख्या के अनुपात में कोई कमी नहीं आई है। इस क्षेत्र में इतनी उत्पादकता वृद्धि में न्यूनतम श्रम पर